नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के प्लेटफॉर्म पर मैं शुभम मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो उठ जाइए, तैयार हो जाइए पेन कॉपी लेकर के और सामान्य विज्ञान पढ़ने के लिए बिल्कुल। आज बहुत ही अच्छा और खुशी का दिन है कि हमारा यूपीएससी हिंदी परिवार आपकी मदद से 50,000 सब्सक्राइबर क्रॉस करने में सफलता हासिल किया है। इसमें आपके प्रेम और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा भागीदारी है। तो चलिए, जो भी हमारे दोस्त स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो इस नंबर पर 8840751912 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप हमें टेलीग्राम कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा शार्प करने के लिए। ठीक है, जैसा कि कैलेंडर आ चुका है तो मुझे तो लगता है कि मत चूको चौहान। बिल्कुल, आप प्रिपरेशन के साथ साथ अगर आप टेस्ट सीरीज़ के द्वारा प्रैक्टिस करते हैं तो आप सफल निश्चित होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। रोज़ की तरह ही हम यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में लिख करके आए हैं और हिंदी में इसको लिखते जाएंगे। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो हमारी मुख गुहा से शुरू होता है और स्टमक, इंटेस्टाइन यानी कि पेट, जिसे आमाशय कहते हैं, आमाशय को आंत को, दो तरह की आंत है, छोटी आंत, बड़ी आंत, उसके बाद और भी जो कुछ ग्रंथियां हैं जो इसमें पार्ट करती हैं उनको कवर करते हुए हमारे एनस या गुदा द्वार तक के पूरे सिस्टम को कहेंगे पाचन तंत्र। यानी कि जो मेनली हम भोजन लेते हैं जो कार्ब्स के फॉर्म में होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट यानी कि वसा या फिर प्रोटीन के फॉर्म में होता है, उनके बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में परिवर्तित करना, उनका अवशोषण करना, रक्त में जितने न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको पोषक तत्व हैं, उनको मिलाना, और उस हिसाब से हम लोग को शरीर को फर्दर ऊर्जा मिलती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है ना, किसी खाने को सूक्ष्म या सरलीकरण करना, इसे ही पाचन कहते हैं। और जितने सिस्टम्स हैं इसमें, जो तंत्र इसमें भाग लेते हैं, उन्हें पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा टॉपिक है जो सबके सब जानते हैं हम लोग। इसमें मोस्ट ऑफ द चीज़ें आप जानते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी चीज़ें बताऊं, ऐसे डेफिनेशन बताऊं, कुछ ऐसा समझाऊं जो कि आप नहीं जानते हैं और कभी कभार एग्जाम में नहीं आता है, क्योंकि ये चैप्टर इतना कॉमन है। हम लोग क्लास 6 से आई थिंक पढ़ रहे होंगे, लेकिन फिर भी तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं हिंदी करता जाऊंगा। तो सबसे पहले पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको बोलते हैं, डाइजेशन ऑफ कार्ब। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन। कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा है, ठीक है, उसके साथ साथ फैट का पाचन हो रहा है यानी कि वसा का, और फिर प्रोटीन का पाचन हो रहा है। तो ये तीन चीज़ें हैं जिनका पाचन होता है, ठीक है, हमारे मानव शरीर में। कहता है कि अगर कोई बड़ा मॉलिक्यूल है, बड़ा अणु है, ठीक है, जो कि सॉलिड है, यानी कि क्या है, ठोस अवस्था में है, इनसॉल्युबल है, अघुलनशील फूड यानी कि भोज्य पदार्थ, ठीक, या भोजन, ठीक। तो कह रहा है कि अगर कुछ ऐसे पदार्थ हैं, किसके हैं? कार्बोहाइड्रेट के हैं, वसा के हैं और प्रोटीन के हैं, जो कि ठोस हैं, बड़े हैं और अघुलनशील हैं। इनको एंजाइम्स की सहायता से, एसिड की सहायता से या अम्ल की सहायता से और केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक क्रिया की सहायता से किसमें बदलना है? स्मॉल, छोटे, घुलनशील और तरल अणुओं में बदलने की प्रक्रिया को ही पाचन कह रहा है। यानी कि कह रहा है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के बड़े अणुओं को, अघुलनशील अणुओं को तथा ठोस अणुओं को एंजाइम, एसिड और अन्य प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा या रासायनिक रिएक्शंस के द्वारा छोटे, तरल और घुलनशील अणुओं में बदलने की प्रक्रिया ही आपका पाचन कहलाती है। ठीक है ना। तो ये देखिए, पाचन के कुछ यहाँ पर अंग हैं। बस एक बार देख लीजिए, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये बेसिकली मुंह से शुरू होता है, ठीक है, ये यहाँ पर मुंह से शुरू हो रहा है। बकल कैविटी इसको बोलते हैं, इस माउथ में, मतलब बकल कैविटी, जिसमें पैलेट आता है, जीभ के पीछे की एक संरचना है, नहीं सॉरी, ये इसको कठोर तालु कहते हैं। ये उलुआ जो करके लिखा हुआ है, यूला करके लिखा हुआ है, यूला जो है ये जीभ के पीछे की एक संरचना है। टंग मतलब जीभ, टीथ जान ही रहे हैं आप। फिर यहाँ से ये पूरा फेरेंक्स आता है, ग्रसनी आती है, ईसोफेगस आहार नाल, ठीक है, ये नीचे आता है। सबसे पहले आपको क्या मिलता है? यहाँ पर आपको ऊपर लीवर मिल रहा है। कुछ चीज़ें यहाँ पर गड़बड़ है, मैं लेकिन फिर एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। चलिए, ये देखिए, ये लीवर है आपका, 1 सेकेंड, ये लीवर है आपका, ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है ना। उसके बाद ये स्टमक है यानी कि आमाशय है।
ये स्टमक यानी कि आमाशय है। परेशान मत होइए, ये फोटो मैंने आगे भी बना रखा है, ठीक है। उसी तरह ये सलावरी ग्लैंड है, यानी कि जो आपकी लार ग्रंथियां हैं वो हैं सब। फिर यहाँ पर लीवर है, गॉल ब्लैडर है, ठीक। बता रहे हैं कि बाइल डक्ट है, इससे बाइल निकलता है। फिर ये बड़ी आंत है, ट्रांसवर्स कोलन लिखा हुआ है, कोलन के 3 पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, जिसको ड्यूडेनम, जोजुनम और इलियम में बांटा जाता है। ये पैंक्रियाटिक डक्ट है, ये आग्नेयाशय या पैंक्रियाज है, ठीक है। ये एनस है, ठीक। तो यही है, ये सीकम, रेक्टम और कोलन में डिवाइड है। सब कुछ आगे मैं डिस्कस करूंगा, ठीक। बिल्कुल परेशान मत होइए। इस फोटो को छोटा कर दीजिए। चलिए, तो हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? तो मैंने बताया कि इसको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। चलिए, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखते हैं डाइजेशन की। क्या लिख रहा है कि डाइजेशन की जो डेफिनेशन है, यानी कि पाचन की परिभाषा अगर देखा जाए तो जो मैंने बताया उसी को दूसरे तरह से लिख रहा है। कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल अणुओं को तत्वों, एलिमेंट्स मतलब तत्वों को, किसके? भोजन के जटिल अणुओं को सिंपलर एलिमेंट यानी कि सरल अणुओं में बदलने की प्रक्रिया है, ठीक। अगला आता है इसमें पाचन किस किस चीज का होता है, तो देखते हैं किसका किसका पाचन होता है। पाचन होता है आपके कार्ब का, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का, उसको ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। फैट का पाचन होता है, उसको फैटी एसिड में बदल दिया जाता है। और प्रोटीन का पाचन होता है, उसको अमीनो एसिड में बदल दिया जाता है। तो मुख्यतया 3 चीज़ों का पाचन होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये मैं कह रहा था कि आगे मैंने स्ट्रक्चर बना के रखा है। देखिए ये स्ट्रक्चर है, ये है आपका ग्रसनी, ठीक। ये आहार नाल, ठीक। ये आपका आमाशय, स्टमक, आमाशय, पैंक्रियास, अग्न्याशय, ठीक। पैंक्रियाटिक डस्ट, अग्न्याशय का जो डक्ट है वो है। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, ठीक है। लीवर, यकृत, बाइल डक्ट है यहाँ पर, जिससे लीवर जूस मतलब जो भी निकलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड यानी कि आपका हो जाएगा लार ग्रंथियां, ठीक है ना। और ये माउथ, मुंह या बकल कैविटी, ठीक। बकल कैविटी या मुख गुहा, मुख गुहा के अंतर्गत में भी काफ़ी चीज़ें आएंगी। तो एक एक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। एनस, ये गुदा द्वार। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र, डीएस लिखा हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। पाचन तंत्र है ये आपका। इसमें क्या क्या है? इसमें आता है एलिमेंट्री कैनाल, और पहला एलिमेंट्री कैनाल है, और दूसरा है इसमें एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी कि संबद्ध पाचन ग्रंथियां, ठीक। जो संबंधित पाचन ग्रंथियां हैं वो हैं, जैसे इसमें लार ग्रंथि आ सकती है आपकी, ठीक ना। सलाइवरी ग्लैंड्स आ जाएगी, लीवर आ जाएगा, ठीक। पैंक्रियाज आ जाएगा, ठीक। एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल जो है, जो मैंने बताया कि आपके मुख गुहा से लेकर के गुदा द्वार तक फैली रहती है। ये मुख गुहा यहाँ से शुरू होगी, और ये पूरा सॉरी, यकृत नहीं, यहाँ से शुरू होगी, और ये ऐसे होते हुए ये पूरा ये सब कुछ ये सब, ठीक है। और यहाँ तक जो है टोटल आहार नाल कहा जाता है, ठीक। तो आहार नाल को अगर आप 2-3 पार्ट में डिवाइड करो तो कुल आ जाएगा, पहला बकल कैविटी, दूसरा इसोफेगस, तीसरा स्टमक और चौथा इंटेस्टाइन। डरिए नहीं, सबकी हिंदी लिखूंगा, ठीक है। बकल कैविटी मतलब होता है मुख गुहा, ठीक है ना। इसोफेगस मतलब होता है आहार नाल या ग्रास नाल भी कहते हैं इसको, ठीक है। स्टमक मतलब होता है आमाशय, इंटेस्टाइन मतलब होता है आंत,
ठीक, आंत दो भाग में डिवाइड हो जाएगी, छोड़ दीजिए। ये बकल कैविटी जो है इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं। देखिए क्या क्या आता है, टंग, जीभ या जिह्वा, ठीक है, पैलेट, कठोर तालु, ठीक, दांत और फेरेंक्स यानी कि ग्रसनी, ठीक है। अब यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में आपका आंत बढ़ जाता है, छोटी आंत बड़ी आंत। तो जान जाइए कि जो छोटी आंत होती है वो बड़ी होती है, बस इतना जानिए। जो छोटी आंत होती है वो साइज में बड़ी होती है। जो बढ़ती है आपकी तीन भाग में, ये बढ़ती है ड्यूडेनम, जियोजेनम और इलियम। इसको इंग्लिश में ही याद रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि कन्फ्यूज़न नहीं होता है, ठीक है। मैं इसको आपको याद दिलाऊंगा कि DJI से याद रखिए, DJI, ठीक है ना। जो आप डीजे बजता है ना, DJI, इस तरह से याद रख लीजिए। ड्यूडेनम, जुजेनम और इलियम, ये तीन चीज़ें हैं। हिंदी में अगर आप जानना चाहते हैं तो ग्रहणी, मध्यांत्र और इलियम। बट इसको जो इंग्लिश में याद रखेगा उससे ये चीज़ आसानी से याद रहेगी, बस इतना जानिए। आप हमेशा इसका यूज़ इंग्लिश में ही देखेंगे, हिंदी में भी इंग्लिश लिखा रहता है। ये बहुत कुछ शुद्ध चीज़ें मैंने लिख दी हैं यहाँ पर, लेकिन ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम ही याद रखिए। और लार्ज इंटेस्टाइन तीन भाग में बंटती है, इसको भी इंग्लिश में याद रखिए, सीकम, मैं इंग्लिश में ही लिख दे रहा हूँ, कोलन और रेक्टम, ठीक है ना। उस तरह से आप याद रखेंगे तो हिंदी में उड्डुक, बृहदांत्र और मलाशय, ये सब गंदे वर्ड्स मत याद रखिए। आप सीकम, कोलन और रेक्टम इसको याद रखिए, इसको ड्यूडेनम, जुजेनम और इलियम याद रखिए, ठीक है। अब चलते हैं, सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आहार नाल क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया, जो आहार नाल है बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, 7.5 मीटर लंबा होता है, ठीक है ना, लगभग, ठीक है ना। हालांकि ये 6 से 9 मीटर में वेरी करता है, लेकिन 7.5 मीटर एक वयस्क मनुष्य में, एक सामान्य वयस्क मनुष्य में 7.5 मीटर यानी कि 22 से 23 फीट का जो है उसकी लेंथ होती है, लंबाई होती है, ठीक है। और ये होता कैसा है, ये कुंडलित संरचना है। कैसी संरचना है, कुंडलित संरचना, ठीक है, पेशियों से बनी हुई कुंडलित संरचना है, ठीक। इसके टोटल 7 पार्ट आप कर सकते हैं, ठीक ना, संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टि से 7 पार्ट आप कर सकते हैं। पहला माउथ यानी कि मुख गुहा, दूसरा फेरिंक्स यानी कि ग्रसनी, तीसरा आपका ग्रास नाल बोल दीजिए या आहार नाल बोल दीजिए, ईसोफेगस, ओ से स्टार्ट होता है बट ईसोफेगस इसको बोलते हैं, ठीक ना, आहार नाल, ग्रसनी, ठीक है ना, मुख गुहा, स्टमक मतलब आमाशय, चौथा इंटेस्टाइन मतलब आंत, ठीक है, छठवां रेक्टम, मलाशय, ठीक, और 7वां एनस, गुदा, ठीक है ना। तो इसके 7 पार्ट है, ये सब कुछ एलिमेंट्री कैनाल या आपका आहार नाल कहलाता है। ईसोफेगस को आप ग्रास नाल बेटर रहेगा, दोनों का नाम एक ही हो जाएगा नहीं तो, ठीक है ना। चलिए, अब जो मैंने फोटो में दिखाया वही चीज़ देख लीजिए कि आपके, मान लीजिए कि यहाँ पर मुख है, कुछ ज़्यादा खतरनाक बन गया है, ठीक है, ठीक है। ये इधर मुंह है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मान लीजिए, तो यहाँ आ रहा है, ये आपकी ग्लैंड वैंड है, ठीक है ना। थायराइड जो मैं दिखाने की कोशिश किया हूँ, यहाँ पे फेरेंक्स रहेगा, ठीक। फिर ये नीचे आएगा, तो इसके 3 लेयर होते हैं। एक म्यूकोसा होता है जो सबसे अंदर का होता है, म्यूकोसा, ठीक है। उसके बाहर वाले को सब म्यूकोसा बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो आपकी ग्रास नाल है उसके बारे में बात हो रही है। फिर ऐसे नीचे आएगा तो ये आपका आमाशय यहाँ पे रहेगा, ठीक है। फिर ये जो है बड़ी आंत, ये आपकी अंदर में छोटी आंत। अब इस छोटी आंत के अंदर में एक स्ट्रक्चर चिपका होता है, छोटी आंत के अंदर में के भीतरी सतह पर एक अंग लगा होता है
क्या नाम है इसका? मेजेंट्री। मेजेंट्री की खोज अभी हमको लग रहा है कि 2 साल पहले हुई है लगभग। तो ये जो मेजेंट्री अंग है इसके बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं मालूम है, बट ये नया अंग है बॉडी का, इसको मेजेंट्री बोलते हैं। ठीक, तो अब समझते हैं कि आपको पता है कि भोजन जो है वो धीरे धीरे नीचे की ओर जाता है आपके आहार नाल से ग्रास नाल से हो करके, और फिर आमाशय में पहुंचता है। मुख में क्या होता है कि जब आप खाते हैं तो उसमें लार जो होती है वो उसमें अच्छी तरह से मिल जाती है, और कार्ब्स का पाचन जो है यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपके मुख से ही शुरू हो जाता है। मुख में जो लार पाई जाती है सलाइवा, उसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना शुरू कर देता है स्मॉल अणुओं में, और जो आपका खाना है वो मुंह में लार से मिल करके एक लुगदी फॉर्म कर लेता है। उस लुगदी को बोलते हैं काइम। ठीक है, इस लुगदी को बोलते हैं काइम, और फिर वो काइम धीरे 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 ग्रासनाल से नीचे चली जाती है और फिर वो आपके आमाशय में पहुंचती है। तो आमाशय में जो भी पेप्सिन एंजाइम रिक्वायर्ड, मतलब जो भी एंजाइम्स है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, पेप्सिन ही होता है। तो जो रिक्वायर्ड एंजाइम्स हैं उसकी मदद से फिर पाचन स्टार्ट होता है। उसके पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो म्यूकोसा होता है ये आपकी इनर लेयर है, सबसे इनर लेयर है ग्रासनाल की, ठीक ना, जिससे म्यूकस का स्राव होगा। ठीक, ये करेगा क्या? ये एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण, और सिक्रेशन यानी कि सिक्रेट करना, कोई चीज़ सिक्रेशन करना। ठीक है, इसका काम करता है। सिक्रेशन का हिंदी अभी नहीं याद आ रहा है मुझे। ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सिक्रेशन का ही मतलब सिक्रेट करना, कोई चीज़ रिसाव करना, मतलब निकलना उससे। ठीक ना, श्रावण याद आ गया। ठीक ना, श्रावण। ठीक, नेक्स्ट आता है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा ये बाहर का परत है जो पिंक कलर से मैंने दिखाने की कोशिश की है। ये सब म्यूकोसा क्या है? इसमें ब्लड के यानी कि रक्त के या रुधिर के, लिम्फ और नर्वस सेल्स, ठीक ना, ये तीनों चीज़ सब म्यूकोसा में होती है। और सब म्यूकोसा के अंदर फिर म्यूकोसा होता है। मेजेंट्री के बारे में मैंने बता ही दिया। तो चलते हैं सबसे पहले मुख गुहा के अंदर। मुख गुहा के अंदर सबसे पहला जो अंग है वो आता है टंग। टंग को बोलते हैं जीभ या जिह्वा। इसका काम क्या है? तो आप सबको पता है कि टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं इसमें, यानी कि स्वाद ग्रंथियां हैं, स्वाद लेने का काम करता है। स्वाद ग्रंथियां हैं इस पर, टेस्ट रिसेप्टर्स हैं। तो ये जैसे मान लीजिए कि आप सपोज करिए आपकी जीभ है, ठीक है, ये आपकी जीभ है। ठीक, तो ये जो टेस्ट करती है वो क्या क्या करती है? सबसे अंदर साइड में जो करेगी वो करेगी बिटर यानी कि तीखा। आपके जिह्वा के सबसे अंतिम पोर्शन पर बिटर या तीखा फील होता है, इस साइड में खट्टा फील होता है। इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जब भी आप कोई खट्टी चीज़ खाते हैं तो आपके यही दांत जो है वो ज़्यादा खट्टे हो जाते हैं। जब आप रोटी या उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ खाएंगे तो आपको इन्हीं दांतों में खट्टा लगेगा। आप याद करो कि आपको आगे के दांतों में नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि टेस्ट बड ठीक यहाँ पर होती है। तो यहाँ के जो दांत होते हैं वो क्या करते हैं, वो हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं कोट हो जाना। ठीक है, तो वो खट्टे हो जाते हैं। दूसरा है यहाँ पर सॉल्टी फील होता है, यहाँ पर नमकीन फील होता है। ठीक, और सबसे आगे साइड में आपके यहाँ पर जो टेस्ट बड होते हैं वो मीठा अनुभव कराते हैं। यानी कि जो आपकी जिह्वा है उस पर अलग अलग अनुभव होता है। सबसे अंदर में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो तीखा अनुभव कराते हैं। साइड में मैंने बताया जो दांत होता है कोट हो जाता है बोलते हैं भोजपुरी में, तो वो खट्टे हो जाते हैं, तो खट्टा अनुभव कराते हैं। जस्ट उसके बगल में नमकीन, और सबसे आगे का जो पोर्शन है वो स्वीट अनुभव कराता है। ठीक है, तो ये आपकी जिह्वा है। जीभ का और क्या सिस्टम है? तो जीभ जो होती है हम लोग की एक मांसल संरचना है, सबसे ज़्यादा मुड़ सकती है वो, मतलब काफ़ी मुड़ने वाली संरचना है। ठीक, अपनी पेशियों की क्रियाशीलता से क्या करती है कि जब भोजन मुंह में जाता है तो लार ग्रंथियों से लार निकलता है और भोजन को इधर उधर, ठीक है, करने में, चबाने और निगलने में सहायता करती है। बोलने में भी इवन जिह्वा जो है सहायता करती है। इसमें टेस्ट बड मैंने बता ही दिया कि आपकी टेस्ट बड्स होती हैं। ठीक, बस यही चीज़ है कि जो जीभ का अगला भाग होता है, मान लीजिए कि ये तीखे से आगे का जो भाग होगा, तीखे वाले से आगे का जो भाग होगा, ये स्वतंत्र होता है। नीचे एक पतले से स्ट्रक्चर के द्वारा नीचे जुड़ा होता है। ठीक, मतलब यहाँ से फ्री होगा, बट नीचे आपको पता ही है कि एक पतला सा स्ट्रक्चर जुड़ा होता है, परंतु पीछे की जीभ जो है वो पूरी तरह से जुड़ी होती है। ठीक, और उसके पीछे एक संरचना होती है जिसको अलजिह्वा कहते हैं, उसी को वी
जो मैंने एक स्ट्रक्चर बताया था वलुआ करके, जो एक स्ट्रक्चर था ये UVULA, ठीक है ना, यूविला करके जो स्ट्रक्चर था वो पीछे होता है जीभ के। नेक्स्ट आता है आपका ह्यूमन टीथ। तो मुझे नहीं लगता जीभ के बारे में इससे ज़्यादा जानना होगा आपको, ठीक है। बाकी तो बताने वाले बहुत गा के बताते रहते हैं, ये हमारे लाल और लाली देखेंगे कि ये जीभ है, ठीक है, तो देखते रहिएगा आप लोग। फिर ह्यूमन टीथ क्या होता है, जो आगे का स्ट्रक्चर है बेटा मित्रों, ठीक है ना, ये चमचमाते दांत मोती जो होते हैं यही ह्यूमन टीथ है। 2 1 2 3 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, 2 1 3 2 5 3 8 8 चौके 32, टोटल 32 दांत होते हैं, ठीक। 2 तरह के दांत आते हैं मनुष्य में। कौन कौन से दांत आते हैं? पहला दांत आता है आपका दूध के दांत, ठीक, मिल्क टीथ, और दूसरे जो होते हैं एडल्ट या परमानेंट टीथ, ठीक है ना। परमानेंट टीथ दो तरह के दांत होते हैं। ये लगभग 7 वर्ष की अवस्था में दूध के दांत जो टूट जाते हैं, और फिर एडल्ट या परमानेंट टीथ जो होते हैं, ठीक है, वो आते हैं। 2 1 2 3 फॉर्मूला कैसे है आइए समझ लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि ये आपका मुंह है, ठीक है ना, ये आपका मुंह है, ठीक, तो ऊपर की ओर भी दांत है और नीचे की ओर भी दांत है। अब हम क्या करते हैं कि इसको एक पोर्शन में बांट देते हैं, यानी कि हम केवल इस वाले पोर्शन पर फोकस करेंगे। अगर इसको 4 पोर्शन में बांट दे तो ऊपर के दांत, नीचे के दांत, नीचे के दांत को छोड़ दीजिए, ऊपर के दांत को 2 पार्ट में बांट दीजिए, तो इस वाले पोर्शन पे हम लोग फोकस करेंगे। तो 2 1 2 3 इसको जोड़ेंगे, अगर आ जाएगा 3 2 5 1 6 2 8, ठीक, यानी कि 8 दांत इधर, फिर 8 दांत इधर, 8 दांत इधर और 8 दांत इधर, तो कुल मिलाकर के 32 दांत होते हैं मनुष्य में, ठीक है। जबकि दूध के दांत जो है 20 के आसपास ही शायद आते हैं। तो ये होता है, इसको दंत सूत्र डेंटल फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है ना। 2 1 2 3 याद रखिएगा, मनुष्य में दंत सूत्र जो है 2 1 2 3 है, यही दंत सूत्र होता है आपका। आइए दांत के बारे में कुछ जानते हैं। तो 4 तरह के दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। मोलर को हम लोग बोलेंगे चंवर्णक, ठीक, प्रीमोलर को बोलेंगे अग्र चंवर्णक, ठीक, कृंतक, रदनक। तो उसके बाद आपका आता है कृंतक, ये है कृंतक और ये है आपका रदनक, ठीक। अब देखिए ये जो दांत का स्ट्रक्चर मैं बनाने की कोशिश किया हूँ, सामने से आपका दांत ऐसा ही होता है, ऐसे खूबसूरत सा दांत रहेगा, ठीक है। नीचे देखेंगे तो ऐसे निकला रहेगा, वो आपको दिखेगा नहीं, ठीक, क्यों? जो हाँ बचपन में जब दांत टूटता है तो ये दिखता है, ठीक है, ये पोर्शन दिख जाता है। ऊपर को पोर्शन को बोलते हैं क्राउन। ये जो चमक रहा है खूबसूरत सा, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्राउन, क्राउन या शिखर या मुकुट जो भी कहना चाहें, शिखर, ठीक है ना, शिखर, ठीक। तो ये जो खूबसूरत सा पोर्शन है ये है आपका क्राउन। इसके बाद ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये कहलाएगा रूट, और इन दोनों के मध्य में यानी कि ये जो पोर्शन है ये कहलाएगा नेक, ठीक ना, ये कहलाएगा नेक या ग्रीवा, ठीक। हाँ, तो कृंतक का काम क्या है? कृंतक का काम होता है काटने का, ठीक है ना। कृंतक किस तरह का काम करता है? कृंतक जो है ऊपर भी 4 होता है और नीचे भी 4 होता है, यानी कि मैंने 2 1 2 3 लिखा था, तो 2 को डबल कर दीजिए 4, ठीक ना। तो ऊपर जो है कृंतक क्या होगा? 2 1 2 3, इसी से समझिए। तो ऊपर एक साइड में कितना होगा? 2, और प्लस लेफ्ट साइड में कितना होगा? 2। जैसे मैंने क्या कहा था, केवल इस पोर्शन पे फोकस करिए, तो यहाँ पर 2 और इस वाले में भी फिर 2, तो टोटल कितने हो गए? 4। तो 2 + 2 यानी कि 2 1 2 3 में ये 2 × 2 आप कर देंगे तो 4। इंसाइजर जो है ऊपर की साइड में 4 रहेंगे, ठीक है ना। इनका काम क्या होता है? चिपटे रहते हैं, आप छू के देखिए, पतले चिपटे धारीदार रहते हैं, भोजन को काटने का काम करते हैं। याद रखिएगा कि भोजन को काटने का काम करेंगे। 2 1 2 3 में 2 ये है, 1 ये है, 2 ये है, 3 ये, ठीक ना। 1/4 पोर्शन से फॉर्मूला बनता है, मतलब 1/4 हिस्से से, मुंह के 1/4 हिस्से से दांत का जो फॉर्मूला है वो बन रहा है, ठीक। दूसरा है रदनक। रदनक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टीथ है मांसाहारियों में, याद रखिएगा, मांसाहारी में, ठीक, इसका विकास ज़्यादा होता है। यानी कि जब आप किसी डॉगी को देखते हैं, कुत्ते को देखते हैं या बंदर को देखते हैं, या सॉरी बंदर नहीं, मतलब बंदर में भी होता है ये चीज़ नुकीला, लेकिन किसी और मांसाहारी जीव को देखते हैं तो उसके यही दांत जो है ऐसे ऐसे करके, जब ड्रैकुला को देखते हैं
ठीक है। ड्रैकुला के ये दांत सामान्य होते हैं, लेकिन ये दांत निकले होते हैं, इन्हें ही कैनाइन या रदनक कहते हैं। अब बताइए इतने बड़े दांत से होगा क्या? इतने बड़े दांत से ये छेद करने का काम करेगा, चीरने फाड़ने का। किसी चीज़ में मान लीजिए दांत लगा दिया और उस चीज़ को चीर फाड़ दिया, ठीक है। तो जो भी टफ चीज़ें होती हैं उसको चीरने फाड़ने का काम रदनक या कैनाइन करता है। और जो भी मांसाहारी जीव होते हैं उनमें इन रदनक का विकास ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है ना। फिर आता है प्रीमोलर। प्रीमोलर को कहते हैं अग्रचर्वणक। भोजन जब इन दोनों से पास होकर के अग्रचर्वणक के पास जाता है तो वो चबा के उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने का फॉर्म करता है। 1/4 यानी कि 1/4 हिस्से में इनकी भी संख्या 2 होती है, यानी कि ऊपर के मुंह में लेंगे तो 2 × 2 बराबर, ऊपर के जबड़े में ये कितने होंगे? 4। फिर आता है चवर्णक। भोजन को पूरी तरह से एकदम पीसने का काम कौन करता है? चवर्णक करता है। ऊपर के मतलब 1/4 पोर्शन में 3 संख्या है तो ऊपर के पूरे जबड़े में संख्या हो जाएगी 6, ठीक है ना। तो इस प्रकार 6 4 10, 10 2 12, 12 2 14 2 16। तो ऊपर के जबड़ों में कुल संख्या कितनी आ गई? 16, ठीक है ना। बराबर का यहाँ पर साइन लगा दीजिए। तो टोटल ऊपर के जबड़े में 4 ये, 2 ये, 4 ये, 6 ये, ठीक। और वैसे क्या होते हैं? 2 1 2 3 फॉर्मूला है, ठीक। अब देख लेते हैं दांत का कुछ स्ट्रक्चर। यहाँ पर तो बहुत गंदगी में मचा चुका हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, सबसे जो ऊपरी परत होती है, ध्यान से देखिएगा, कुछ गंदा हो चुका है इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। ऊपरी जो परत होती है इसे बोलते हैं, ओके, इसे बोलते हैं इनेमल। एनिमल नहीं, इनेमल, ठीक है ना। एनिमल वनिमल ना करिए, मुंह के अंदर कहाँ एनिमल आएगा भाई साहब? इनेमल, ठीक। इनेमल जो होती है वो शरीर की सबसे कठोरतम परत है, या कह दीजिए कि सबसे कठोरतम संरचना है। सबसे कठोरतम संरचना, हाँ, हड्डी से भी ज़्यादा कठोरतम संरचना है, ठीक है ना। इससे कठोर बॉडी में कोई भी संरचना नहीं है। तो इनेमल को याद रखिएगा, एग्जाम्स में ये पूछता है कि इनेमल क्या है, ठीक। उसके अंदर के स्ट्रक्चर को बोलते हैं डेंटाइन, ठीक ना, या डेंटिन, जो भी आप पढ़ लीजिए इसको। ये जो दूसरी संरचना है इसको बोलते हैं डेंटाइन या डेंटिन, ठीक है ना। फिर आप ये जो किनारे की संरचना है, एक गम है या मसूड़ा है, जिसमें आपका दांत धंसा हुआ है। देखिए ये आपका पूरा दांत है। थोड़ी गंदगी हो गई है, रुकिए मैं साफ़ करने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो दिखेगा नहीं। मैं कुछ चीज़ें डिलीट कर रहा हूँ, आशा है आप लेक्चर को रिवाइंड कर लीजिएगा अगर आपको नोट करना है तो। और कुछ हमारे फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि सर नोट्स दे पाएंगे कि नहीं, तो मैं यहाँ पर पेड क्लासेस तो लेकर के आता नहीं हूँ, तो सॉरी बट मैं नोट्स कैसे दूं? अब जिन चीज़ों पे मैं गोज देता हूँ, या फिर मैं वही जो मेरे स्केचिंग को आप ले लीजिए, मैं ये चीज़ दे सकता हूँ, ठीक है। जो स्ट्रक्चर मैं यहाँ बनाया रहता हूँ सब बना रहेगा उस पर, अगर पढ़ जाए तो मैं बिल्कुल दे दूँगा। बट बेटर यही है कि आप कोई भी बुक फॉलो कर लो। मैं जब NCERT से ही पढ़ा रहा हूँ, तो आप कोई भी बाजार से मार्केट से बुक लेकर के आओ, नोट्स के पीछे मत दौड़ो, मार्केट से बुक लेकर के आओ, जो मैं समझा दिया उसे समझ लो और एक बारी कोई भी बुक रीड कर लो। चलो, हाँ, तो ये पोर्शन जो है ये हो गया मसूड़ा आपका। ये रूट कैनाल हो गया। रूट कैनाल क्या होता है? मतलब दांत में जो भी ये एक गड्ढा टाइप का है, कैनाल टाइप का है, समझ रहे हैं ना, जिससे आपकी वेन्स, नसें पास कर रही हैं, ठीक ना। इन्हीं में जब सेंसिटिविटी का प्रचार आपने देखा होगा, बहुत एडवर्टीजमेंट आता है सेंसिटिविटी का, तो इन्हीं में जो है गर्म ठंडे का अनुभव से जो है झंझनाहट होती है, ठीक। तो इसको रूट कैनाल बोलते हैं, रूट कैनाल, ठीक है ना। यहाँ पर तंत्रिकाएं यानी कि नर्व्स जो हैं वो यहाँ पर रहती हैं। तो ये दांत के रूट को बोल दिया, जो नीचे का पोर्शन मसूड़े में धंसा रहता है, बीच के पोर्शन को ग्रीवा या नेक कह दिए, ऊपर के पोर्शन को क्राउन कह दिए, ठीक। अब इसमें जो है कुछ आपका वो भी होता है, बोन भी होती है। बोन कहाँ होती है? बोन आपकी रहेगी जहाँ मसूड़ा जहाँ धंसा है वहाँ पर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर छोटा छोटा बना रहेगा, तभी ना मसूड़ा धंसेगा। तो समझ लीजिए कि बोन भी बगल में रहती है। तो यह दांत का स्ट्रक्चर, इसमें आपको जाना था कि इनेमल क्या होता है, ठीक है। इनेमल जो है बाहर की जो वाइट परत दिखाई देती है, सफ़ेद, जिसको रोज़ राखी लगा के घिसते हैं हम लोग। राखी मीन्स कि टूथपेस्ट लगा के घिसते हैं, ठीक है, उसको इनेमल कहते हैं। सबसे कठोरतम पदार्थ है। उसके अंदर के स्ट्रक्चर को हम लोग डेंटाइन या डेंटिन कहते हैं, ठीक है। ऊपर का जो पोर्शन होता है, मैंने बताया था कि मैंने बता रहा हूँ कि उसको क्राउन कहेंगे, बीच को ग्रीवा या नेक कहेंगे, और सबसे नीचे के पोर्शन को रूट कहेंगे, जो मसूड़े में धंसा रहता है, ठीक है। और इसके अंदर रूट कैनाल होती है, यानी कि जो वेन्स जाती हैं, जो सेंसेशन मतलब जो उसको ब्लड सप्लाई कर रही हैं, वो आपका रूट कैनाल के थ्रू यहाँ से नीचे से पूरा जाएंगी। ये रूट कैनाल है, देखिए ये रूट कैनाल है, ठीक है। और नीचे जो है तंत्रिकाएं रहेंगी, इसमें तंत्रिका तंत्र से संबंधित नर्व सेल्स रहेंगी,
और ये जो आपका पोर्शन है ये आपका मज्जा गुहा है, ठीक है, यह पल्प कैविटी है। ठीक, चलिए, तो 4 तरह के मैंने दांत बता दिया आपको, इंसाइजर बता दिया, ठीक, कैनाइन बता दिया, प्री मोलर बता दिया और मोलर बता दिया, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक, 2 1 2 3 करके फॉर्मूला बता दिया। और ये भी बता दिया कि कैनाइंस जो है वो बढ़ जाते हैं मांसाहारियों में, वो जो सामने के 2 दांत नुकीले दिखते हैं वो कैनाइंस है, ड्रैकुला के जो दांत होते हैं वो कैनाइंस हैं। ठीक है, चलिए अब अगले पोर्शन पर आते हैं। अगला पोर्शन है फेरेंक्स या ग्रसनी। ठीक, मैं देखिए, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, मैं बहुत समा बांधने वाला टीचर नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं आप ही लोग के बीच से उठा हुआ एक लड़का हूँ, तो मैं बहुत समा नहीं बांध सकता। जो टू द पॉइंट फैक्ट है मैं केवल वही पढ़ाऊँगा। मैं यहाँ पर कोई अपना पेड कोर्स या धंधा चलाने वाला सिस्टम तो कर नहीं रहा हूँ। तो आप लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए, और बस मैं एक टू द पॉइंट स्टडी करने की आदत है और टू द पॉइंट पढ़ाने की भी आदत है। मैं बहुत ज़्यादा हमारे मित्रों जय महाकाल इधर उधर कुछ फाड़ दूँ, ये सब काम मैं कभी नहीं कर सकता। ठीक है, करोड़ों का घर ले लूँ और फिर रोता रहूँ कि हमारे पास कुछ नहीं है, इस तरह का कोई जीवन में प्रभु ने अगर आपको जीवन दिया है, या जो भी आप जिन भी भगवान को मानते हैं, तो आप रोने की आदत छोड़िए, जो है उसमें संतुष्ट रहिए। ठीक है, आपके हाथ पैर तो पूरे हैं, ठीक है, बहुत के वो भी नहीं होते, तो हमेशा एक पॉजिटिव थॉट रखिए ब्रेन में। चलिए, फेरेंक्स या ग्रसनी जो है 15 सेंटीमीटर तक होती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रसनी के नीचे जब आप आएंगे तो ग्रास नाल आएगी, मतलब जहाँ से भोजन नीचे जाएगा। इसमें एक स्ट्रक्चर आता है ग्लॉटिस से जो है ये हम लोग का भोजन पहुँचता है, मतलब भोजन नहीं पहुँचता है, भोजन पहुँचता है ग्रासनाल में, ठीक है ना। लेकिन ये जो ग्लॉटिस है ये आपके श्वास ट्रैकिया को एपिग्लॉटिस बंद कर देता है। जैसे मैं आपको समझाया था, मैं समझाता हूँ, उससे पहले आप ये समझिए कि ग्रासनाल में भोजन नीचे कैसे जाता है। नहीं, पहले यही समझ लीजिए। जैसे होता क्या है कि जो फेरेंक्स है वो सिंगल है, ठीक है, फेरेंक्स मान लीजिए सिंगल है। मैं ऐसे ही लमसम फोटो बना रहा हूँ, कोई ऐसा ही एग्जैक्ट फोटो नहीं है, ये समझाने के लिए बस बना रहा हूँ। मान लीजिए फेरेंक्स आपका सिंगल है, अब इसी में से आपकी सांस भी जा रही है, इसी में से आपकी खाना भी जा रहा है। ठीक है, चलिए अंदर गया तो खाना भी तो आपके फेफड़े में जा सकता है, इसी कारण आपको कभी कभी खांसी आती है, कभी कभी पानी सरक जाता है, इसको बोलते हैं सरक गया। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो ग्लॉटिस स्ट्रक्चर है उससे ट्रैकिया में पानी वायु जाती है, ठीक ना। ग्लॉटिस जो स्ट्रक्चर है इससे ट्रैकिया यानी कि फेफड़े वाले पोर्शन में, मान लीजिए ये फेफड़े हो गए दोनों, इसमें जो है आपका वायु जाती है। लेकिन खाना भी तो यहीं से जा रहा है बगल से, ठीक, तो आप कैसे बचाएंगे कि ग्लॉटिस के थ्रू ट्रैकिया में आपका भोजन मच जाए। तो उसके लिए एक एपीग्लॉटिस, इसके ऊपर एक ढक्कन नुमा संरचना रहती है कि जब हम भोजन खाते या पीते हैं तो ये इस पर बंद हो जाता है। बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये बंद हो जाता है और भोजन आपका इधर से निकल जाएगा किनारे से, और वो इसोफेगस या ग्रासनाल में पहुँच जाएगा। समझिए बात को, रास्ता सेम है, ठीक, बस एक जो है वो ग्रासनाल को लेकर के जाती है और एक जाती है ट्रैकिया को लेकर के। तो ट्रैकिया वाला रास्ता ग्लॉटिस के थ्रू जाता है, जिस पर एक एपीग्लॉटिस नाम का ढक्कन लगा रहता है। जब भोजन खाते हैं या मान लीजिए पानी पी रहे हैं या ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका एपीग्लॉटिस के थ्रू वो रास्ता बंद हो जाता है। ठीक, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत ही समझना है, ज़्यादा नहीं समझना है, ठीक है, थोड़े बहुत में आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये ग्लॉटिस और एपीग्लॉटिस को हमेशा याद रखिएगा। अब ईसोफेगस क्या होता है, अगला है ईसोफेगस या ग्रासनाल। ठीक, ईसोफेगस या ग्रासनाल क्या है, इसमें पेरिस्टालिस प्रोसेस होता है। पेरिस्टालिस क्या होता है, क्रमाकुंचन। क्रमाकुंचन क्या है, जैसे मान लीजिए ये ग्रासनाल है, पहले आप ऐसे समझिए ये ग्रासनाल थी, ठीक, आपने कुछ भोजन खाया जो काइम बन करके काइम के फॉर्म में यानी कि लुगदी बन गया है लार के साथ मिल करके, वो आपके ग्रासनाल में एंट्री लिया। अब इसमें क्रमाकुंचन गति हो रही है, ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है। तो ये भोजन जो है धीरे धीरे नीचे की ओर देखिए गति कर रहा है, ठीक है ना, और फिर जा करके आमाशय में ये पहुंच जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं, क्रमाकुंचन गति यानी कि पेरिस्टालिस प्रोसेस वही होती है कि जो आपकी ग्रासनाल है वो फैल रही है, पिचक रही है, ठीक है ना, कुछ इस तरह की प्रोसेस हो रही है कि भोजन उसमें धीरे 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 सरक रहा है। ओके, अगला आता है स्टमक। स्टमक को बोलते हैं आमाशय। आमाशय में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है यानी कि जठर रस होता है। ठीक, आमाशय में क्या होता है, जठर रस होता है। अगर इसकी लंबाई चौड़ाई तो कोई जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन 30 सेंटीमीटर के आसपास जो है
इसकी लंबाई मानते हैं, और ये एक थैली टाइप की होती है, ठीक ना, छोटी सी थैली है, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। मैंने कई सारा फोटो बनाया, फिर भी बना देता हूँ, ठीक। ये थैली है, मतलब स्ट्रेचेबल थैली है, आप खाना खाते जाओगे इसमें जब आता जाएगा, ठीक है ना। दिखने में 30 सेंटीमीटर लंबाई की लगेगी, लेकिन आप उसको खा करके से गुब्बारा फूल जाता है, ठीक है। आप बलून फुलाते हो, गुब्बारा फुलाते हो, बहुत बड़ा फूल जाता है। तो उसी तरीके से में खाना ठूसते जाओगे तो ठूसा जाता है, ठीक है। आप मतलब सबसे पहले खाना इसी में जा रहा है ना, ठीक है। फिर उसके बाद इस अलग अलग टाइप है इसका, जैसे मतलब इसके आमाशय का अग्रभाग जो है, मान लीजिए आगे का पोर्शन है उसको कार्डियक बोलेंगे, जो पीछे का पोर्शन है उसको पाइलोरिक बोलेंगे, ठीक है। मध्य के भाग को फंडिक बोलेंगे, तो मैं लिख दे रहा हूँ, फंडिक जो है वो मध्य के भाग को बोलेंगे, ये पीछे के पोर्शन को पाइलोरिक पाइलोरिक बोलेंगे, पाइलोरिक लिखा है ये, ठीक है ना, पाइलोरिक बोलेंगे। और आगे के भाग को हम लोग कहते हैं कार्डियक, ठीक। आगे के भाग कहेंगे कार्डियक, बीच के भाग को कहेंगे फंडिक, और लास्ट के भाग को कहेंगे पाइलोरिक, ठीक। एपिथेलियम ऊतक जो है इसके दीवालों पर होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक। गैस्ट्रिक जूस या जठर रस का निर्माण करता है, जो मैंने बताया, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक। करता क्या है कि ये जो आपका आमाशय होता है ये प्रोटीन को डिकम्पोज करता है, प्रोटीन को डिकम्पोज करता है। डिकम्पोज मतलब प्रोटीन का अपघटन कर रहा है, प्रोटीन को तोड़ रहा है या अपघटित कर रहा है, ठीक है। अपघटित करना मतलब उसको छोटे फॉर्म में तोड़ना, तो प्रोटीन को छोटे फॉर्म में तोड़ रहा है। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है नहीं, कार्बोहाइड्रेट के साथ ये कोई खिलवाड़ नहीं करता है, ठीक। अब एक चीज़ और बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये आमाशय है, ठीक। आमाशय की ये भीतरी दीवार है, मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, ठीक। ये येलो वाली जो है ये आमाशय की भीतरी दीवार है। अब ये जो पेप्सिन नामक एंजाइम है, इसके साथ साथ HCl भी प्रेजेंट होता है, ठीक। तो अगर ये जो HCl है, अगर ये HCl जो है आंतरिक दीवार ऑफ आमाशय, आंतरिक दीवार ऑफ स्टमक को ही हर्ट करने लगे, ठीक है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। एसिड है, वो खाने को पचा रहा है, तो आपके पेट को क्यों नहीं पचा सकता, ये भी तो एक प्रश्न है। तो इसलिए नहीं पचाता है क्योंकि यहाँ पर म्यूकस होता है, ठीक है, म्यूकस की एक परत है, इसलिए नहीं पचाता है। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश म्यूकस वहाँ नहीं रह गया, तो ये HCl आपके पेट की दीवार को जो है पचा देगा। यानी कि मान लीजिए ये आपका पेट है, आमाशय, यहाँ पर जो है थोड़ा सा उसको पचा दिया, पचाने का मतलब थोड़ा सा घाव कर दिया, यही घाव कहलाता है अल्सर। यही घाव क्या कहलाता है, अल्सर, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आएगा अल्सर में क्या होता है। लोग कहते हैं पेट में अल्सर हो गया, मतलब आपका म्यूकस किसी तरीके से वहाँ से हटा, और जो HCl आपके पेट में मौजूद है जो पेप्सिन की मदद से उसको पचा दी आपके आमाशय की दीवार को। चलिए, काइम आपको पता चल गया है क्या बोलते हैं। काइम क्या बोलते हैं, जो भोजन की लुगदी होती है, जो लार के साथ मिक्स होकर के आमाशय तक पहुँचती है, उसे ही काइम कहते हैं, ठीक। पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन क्या होता है, HCl जो है बैक्टीरिया उसको मारता है, HCl बैक्टीरिया का खात्मा करता है, ठीक। और म्यूकस जो है एक सेफ्टी एजेंट है, मैंने जो क्या बताया, सुरक्षात्मक कवर है जो आपके आमाशय की रक्षा कर रहा है। म्यूकस की एक अंदर लेयर होती है, जैसे मान लीजिए ये आमाशय, ठीक, तो ये आपका है म्यूकस, ठीक। अब इसमें HCl भी पड़ा हुआ है, पेप्सिन भी पड़ा हुआ है, लेकिन ये जो है उसको सेव कर रहा है, ठीक, ये जो है उसको सेव कर रहा है, ठीक। तो इसमें पेप्सिन और HCl है, आपको मैंने बता दिया, पेप्सिन एंजाइम है और HCl है। HCl क्या करेगा, बैक्टीरिया को ही मारेगा, ठीक। उसके बाद आता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में आता है स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि बड़ी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन जो छोटी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ इतनी बड़ी होती है कि अगर आप उसको खोल करके फैला दें तो एक बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण हो जाए, ठीक है ना, बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण हो जाए। खैर, इस सब को हम लोग पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें नहीं समझ में आती है, देखिए सबसे पहले तो आप अपना कंसंट्रेशन बढ़ाइए, ठीक है। ये वाइन और जो बहुत सारी चीज़ें फालतू चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है, देखिए एंटरटेनमेंट करिए, बट आप देखिए कि क्या ब्रेन केवल एंटरटेनमेंट के लिए ही तो नहीं जी रहा है। अगर आपका ब्रेन केवल एंटरटेनमेंट के लिए जी रहा है तो बिल्कुल आप मिसलीड हो रहे हैं, मिसगाइड हो रहे हैं, ठीक है। और आप ये कहना छोड़ दीजिए कि आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये देखो कि सबसे बुरी लगने वाली चीज़ यानी कि स्टडीज़ को आप झेल पाते हो कि नहीं, क्योंकि अगर आपकी टॉलरेंस अच्छी है, एंड्योरेंस लिमिट अच्छी है, तो ही आप लाइफ में कुछ अच्छा कर पाओगे, ठीक है। अगर आप झेलने की आदत आप में नहीं है, आप एंड्योर नहीं कर सकते कोई चीज़, खासकर स्टडीज़ बहुत ज़्यादा एंड्योरेंस मांगती है।
तो अगर आप उस चीज़ को झेल नहीं सकते तो बिल्कुल आप प्रिपरेशन छोड़ सकते हैं, ठीक। इसीलिए कोई भी वीडियो, मैं ये नहीं कहता कि मैं अपने वीडियो को ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल सजेशन दे रहा हूँ। आप कोई भी स्टडी रिलेटेड वीडियो अगर आप शुरू करते हैं तो उससे आपके एंड्योरेंस यानी कि आपके कंसंट्रेशन का सबसे अच्छा टेस्ट होता है। आप उसको लास्ट तक देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो कोशिश करिए कि वीडियोज़ को स्किप करके ही देखिए, वो 2x पर देखिए, लेकिन वीडियोज़ को कंप्लीट करिए। यानी कि वट एवर यू स्टार्ट टू डू, मतलब जो भी काम स्टार्ट करते हो ना, उसको एकम्प्लिश हो जाने तक बिल्कुल लेकर के चलो, ठीक है। तो चलिए इन्हीं सारी बहुत सारे ज्ञान के साथ आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।